A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BSc teacher. Today we'll be studying chapter 19, Globalization for class 12 ISC. ओके तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है. ग्लोबलाइजेशन इन जनरल मीन्स कि आप जो आपकी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको आप वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ रहे होते हो. आप यू कैन सी दिस पिक्चर कि एवरीवेयर दे आर लाइक एरोप्लेन इधर से उधर जा रहा है, मनी इधर से उधर जा रहा है, यू आर कम्युनिकेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. यू आर ये शिप्स के जो रूट है वो इधर से उधर है, गुड्स जो है वो इधर से उधर जा रहे हैं. तो दीज आर डन ऑल ओवर द वर्ल्ड. उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जहां हम लोग एक पूरे वर्ल्ड को या एक पूरे ग्लोब को एक छोटा सा विलेज कंसिडर कर लेते हैं. और मतलब चीजें जो होती हैं वहां पर बहुत ही आसपास के जैसे हम लोग कंसिडर करते हैं कि ओके दिस इज अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ विलेज जहां सब कुछ बहुत ही इजिली इधर उधर मूव हो सकता है. ओके इंटरैक्ट हो सकते हैं इजिली. तो इन सिंपल टर्म्स बोला जाए तो व्हाट डज ग्लोबलाइजेशन मीन? इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. अपनी इकोनॉमी, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को हम जब वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ते हैं उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. अकॉर्डिंग टू चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है टू मेक ग्लोबल, दैट इज वर्ल्ड वाइड. कुछ भी आप जो बड़े पैमाने पर वर्ल्ड वाइड कर रहे हो, और इफेक्टिंग और टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, जब हम पूरे वर्ल्ड को इनटू कंसिडरेशन लेते हैं, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. ओके तो इसको हमने कुछ कुछ पॉइंट्स में डाल दिए. कॉन्सेप्ट जब पूछा जाता है तो ये सारी चीजें इसमें आप मेंशन कर सकते हो. तो इसमें लिखा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन मींस हैविंग द एंटायर वर्ल्ड एज वन मार्केट. पूरे ग्लोब को आप एक छोटा सा मार्केट कंसिडर करते हो. ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप इंक्रीज करते हो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. वर्ल्ड में जैसे ओपन इकोनॉमीज होती है, आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो. तो ये इसी का ही हिस्सा होता है जिसमें आप यू कैन इंटीग्रेट योर ओन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. ठीक है. और इंडिपेंडेंस या इंटरडिपेंडेंस वहां पर बहुत बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग मतलब मेनली हर चीज के लिए वहां पर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रेड. ओके तो इसका क्या मतलब होता है कि उसमें सिर्फ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट नहीं आता है ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड पीपल, बट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच क्रॉसेस नेशनल बाउंड्रीज. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सपोज करो कि कोई पर्सन यहाँ बैठा है और यहाँ पर उसकी एक इंडियन फर्म है और उसने एक अपनी ब्रांच जो है वो बाहरी किसी एरिया में भी ओपन करके रखी, बाहर आउट ऑफ कंट्री भी कहीं ओपन करके रखी. तो यहाँ से वहां की चीज को वो मैनेज कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है. ओके क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस नेशनल बाउंड्रीज में वो ऑर्गेनाइज कर रहा है उन चीजों को, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को. तो ये भी इसी का हिस्सा होता है. सिर्फ मूवमेंट नहीं आता है इसमें कि यहाँ से हमने सामान वहां पहुंचा दिया. सिर्फ ट्रेड नहीं होता है ग्लोबलाइजेशन में. उसमें अगर आप एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में जा करके चीजें मैनेज कर रहे हो या यहीं से अगर चीजें बाहर की मैनेज कर रहे हो तो वो भी इसी का ही हिस्सा होता है. अब इंटरनेशनलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को हम लोग ज्यादातर इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट दे आर नॉट. ठीक है. ये छोटे छोटे से यू कैन स्टडी इन केस इट कम्स. तो इंटरनेशनलाइजेशन होता है व्हेन यू आर डूइंग योर बिजनेस विद वन और मोर फॉरेन कंट्रीज. एक या उससे ज्यादा फॉरेन कंट्रीज के साथ जब आप बिजनेस कर रहे होते हो उसको हम लोग इंटरनेशनलाइजेशन बोलते हैं. और ग्लोबलाइजेशन होता है यू आर अडॉप्टिंग अ ग्लोबल आउटलुक. आप पूरे वर्ल्ड में या बहुत बड़े पैमाने पर चीजें कर रहे हो. व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और बहुत सारे एरियाज ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस को आप साथ में मैनेज कर रहे हो. देन नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू IMF ग्लोबलाइजेशन क्या है. दिस यू कैन स्टडी एज, अगर आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आता है तो ये लेकर के आप एक छोटी सी और उसमें स्टेटमेंट डाल सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ योर इकोनॉमी या फिर डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. तो ग्लोबलाइजेशन is the process through which an increasingly free flow of ideas, people, goods, services and capital leads to integration of economies and societies. Okay, तो ये आप IMF की डेफिनेशन ले सकते हो. इट इज अ गुड वन.
Then comes opportunities and threats of globalization, कि क्या उसके गुड्स और बैड्स है. तो here you can see globalization ट्रेड से, इन्वेस्टमेंट से, एचआर से और एक्सचेंज ऑफ नॉलेज से हो रहा है. तो नाउ अ फ्यू अपॉर्चुनिटीज की ग्लोबलाइजेशन आपको क्या क्या एडवांटेजेस देता है, क्या अच्छी चीजें होती हैं अगर आप का जो बिजनेस है वो ग्लोबलाइजेशन में एंटर कर रहा है. तो सबसे पहली चीज बोली गई है कि इट एक्सपोजेस फर्म्स टू इंटरनेशनल कंपटीशन. अगर हमें ग्लोबल मार्केट में तो ओके आई एम वेरी गुड, बट अगर हमें इंटरनेशनली डील करना है तो उस टाइम पर यू हैव टू सर्वाइव एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस. आप कितना अच्छे से काम करते हो, कितना लेस कॉस्ट के साथ आप अच्छा रिजल्ट देते हो, आप कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हो और आप क्वालिटी अपनी इंप्रूव कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ गुड्स, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज. फिर जैसे अगर हम बात करें तो कोई बहुत सारे अगर होंगे तो इंटीरियर डिजाइनर्स, अगर आप इसका एग्जांपल लेते हो तो इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स हो सकता है कि आपको यहाँ के जो डिजाइनर्स हो वो कम पसंद आए, बाहर वालों को यू प्रेफर मोर. ओके, तो ये भी उसी का ही हिस्सा होता है. Then next comes globalization will help the developing countries to improve the allocative efficiency of resources. कहाँ पर आप अपने resources को use कर रहे हो, where you are allocating and how efficiently you are getting the result. वो भी ग्लोबलाइजेशन हेल्प करता है आपको समझाने में कि यू कैन इम्प्रूव इट, कि हमें ये पता है कि भाई इस सेक्टर में ज्यादा पैसा है, इस सेक्टर में कम पैसा है. You have to, it will help you reduce your capital output ratio. कैपिटल आउटपुट रेशियो कम करने का मतलब होता है, देखो कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल यू यूज टू ब्रिंग आउटपुट. तो हम उस कैपिटल को, अगर हमें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो 100 यूनिट्स के लिए हमने जितना भी कैपिटल लगाया हम उसको कम कर देंगे. ओके, दैट इज नोन एज कैपिटल आउटपुट रेशियो को रिड्यूस करना, सो दैट कि हमें लेसर कैपिटल की जरूरत पड़े to produce 100 units of output and increase the productivity of labor. और labor productivity हमें increase करनी. It will help increase in productivity of labor. It can increase inflow of foreign capital. Foreign capital increase करेगा, technology और exports को stimulate करेगा. फिर आता है ग्लोबलाइजेशन, मतलब जब आप वर्ल्ड मार्केट को जानते हो तो वहां पर यू कैन मेक द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मार्केट, इसीलिए आपका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा. फिर है ग्लोबलाइजेशन, इट विल हेल्प रीस्ट्रक्चर द प्रोडक्शन एंड ट्रेड पैटर्न. अब कैसे प्रोडक्शन कर रहे हो, कैसे आपका ट्रेड सेक्टर जा रहा है, इट विल हेल्प टू रीस्ट्रक्चर दैट इन फेवर ऑफ लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड टेक्नोलॉजी. वो टेक्नोलॉजीज जो लेबर को ज्यादा इन्वॉल्व करती हैं, उससे लाइक कैपिटल आउटपुट रेशियो में अगर हम कंसिडर करें तो कैपिटल इज कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव. ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि हम लोग अगर अपने जो ट्रेड पैटर्न है उसको सही करते हैं तो उससे हम लोग लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स यूज करेंगे एंड टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे, उसके कारण मेरा जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा एंड ग्रोथ रेट विल इंक्रीज. फिर है नेक्स्ट वन, ये जनहित में जारी वाली पॉइंट होता है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप कहीं भी चिपका देते हो. तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन व्हाट विल हैपन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी. बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स में अगर आप एफिशिएंसी शो करते हो तो इट विल हेल्प इन ओपनिंग एरियाज टू फॉरेन बैंक्स एंड कैपिटल. तो फॉरेन बैंक्स भी आपकी कंट्रीज में आएंगे एंड कैपिटल विल आल्सो बी इन्वेस्टेड. ओके, उसके बाद है कुछ थ्रेट्स की ग्लोबलाइजेशन के क्या डीमेरिट्स होते हैं या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी, बॉटलनेक्स क्या होते हैं. तो ग्लोबलाइजेशन रैपिड मूवमेंट ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी और मैनेजरियल स्किल्स शो करता है. इट क्रिएट्स ग्रेट प्रेशर फॉर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, कि हमें बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस करने पड़ते हैं जिसके कारण क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो. अगर हमें अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही डिजिटल बनाना है सो दैट हम लोग बाहरी कंट्री से इंटरैक्ट कर सके तो वहां पर जो कंपनी है उस पर बहुत ज्यादा ही प्रेशर पड़ेगा. फिर ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू ट्रिमेंडस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. इकोनॉमिक पावर को बहुत सारे हैंड्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मनी को या पॉलिटिकल पावर को, जिसके कारण डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स हो जाते हैं. मतलब कि
जो लोग इंटरनेशनली डील कर रहे होते हैं, अब सपोज करो इसी का एग्जांपल आप लेकर के कुछ कोल्ड ड्रिंक्स में हम लोग बहुत ज्यादा जो प्रेफर करते हैं दैट इज पेप्सी एंड कोका कोला। ओके, तो इकोनॉमिक पावर जो है वो इनके हैंड्स में कंपैरेटिवली ज्यादा है। अभी अगर एक नई कंपनी आती है यहाँ पर टू ओपन द मार्केट इन कोल्ड ड्रिंक सेक्टर, तो वो इतनी ज्यादा नहीं चलेगी। इसीलिए क्या हो रहा है, डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स हो रहा है कंपैरेटिवली। टू सेक्टर मच मोर इन्वॉल्व, और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन या बाकी जो कंपनीज या ब्रांड्स है वो इतना नहीं चलते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है इट चैलेंजेस फेमिलियर assumptions, दैट इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड टेक्निकल चेंजेस लीड्स टू मोर जॉब्स एंड हायर वेजेस। हम लोग ये सोचते हैं या हम लोग का ये मानना है, इट चैलेंजेस फेमिलियर assumptions की हम लोग चैलेंज करना मतलब हम लोग ने एक assumption रखा है कि अच्छा अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन में जाएंगे तो लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जॉब्स इंक्रीज होंगी, बट एक्चुअल में इट्स नॉट नेसेसरी। अगर हम लोग एआई या रोबोट्स की बात करते हैं, तो उस टाइम पर अगर रोबोट्स हम लोग एक प्लेस लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी जगह पर हम लोग ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम कर रहे हैं, और इसके कारण देयर विल बी लेसर जॉब्स। तो ये जो अजम्पशन है उसको वो चैलेंज करता है ग्लोबलाइजेशन। Okay, then downtrend in international economic activity causes greater damage to globalized economies. अगर मान लो कि इंटरनेशनली कुछ ऐसी मार्केट्स है जहां पर बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल या मनी टर्म्स में कोई इशू चल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पर इतनी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं, तो उसके कारण जो आपकी इकोनॉमी है वहां पर भी इश्यूज होंगे। अगर कोई इकोनॉमी इंटरनेशनली डील कर रही है और इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ इश्यूज के कारण, सब मनी रिलेटेड इश्यूज के कारण अगर वहां पर हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर डिमांड नहीं है इतनी ज्यादा, तो हमारी इकोनॉमी भी अफेक्ट होगी। ओके, फिर है रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स और अदर फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शनिज्म। रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स होते हैं कि जब बहुत सारी कंट्रीज मिलकर के इंटीग्रेट करती है और वो बोलती है कि भाई जो 4-5 कंट्रीज हम लोग के अलायंस में है उनको देयर विल बी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई इंपोर्ट ड्यूटीज और बॉर्डर चेकिंग ये सब चीजें नहीं होंगी। वो होता है रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स लगा देना उनका, उसका मतलब। उसके बाद और इसी प्रकार की कुछ इंटरनेशनल प्रोटेक्शनिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स की कुछ मेन चीजें, मान लो लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। अंदरूनी जो जड़ है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और वहीं पे अगर आपके बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं, रिसोर्स के लिमिटेशंस है, मेरे पास इतना मनी नहीं कि हम ग्लोबलाइज कर सके अपने ट्रेड को, पॉलिसी और प्रोसीजर का जो अगर इशू होता है, या फिर डोमेस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या मार्केटिंग रिसर्च नहीं है इतना अच्छा, लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी है अगर बिजनेस को मैनेज करने में अब्रॉड स्पेशली, तो ये भी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन, अगर इंडियन इंडस्ट्री है तो उसका ग्लोबलाइजेशन में अफेक्ट करते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस बाय ग्लोबलाइजेशन। हाउ बिजनेसेस आर अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन अभी हम लोग को क्या करता है, एनवायरमेंट चेंजेस, इकोनॉमी चेंजेस और सोसाइटल चेंजेस लाता है। हमें किसको पढ़ना है, हमें इकोनॉमी को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन हैज चेंज द मैनर जैसे बिजनेस कंडक्ट किया जाता है। अब ये इसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ बिजनेसेस आर अफेक्टेड थ्रू ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले लिखा हुआ है डोमिनेंस ऑफ मल्टीनेशनल्स इन दिस केस, कि कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, ग्लोबल कॉर्पोरेशंस जो हैं वो डोमिनेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करती हैं। पेप्सी और कोका कोला ही समझ लो कि अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो इन द होल ऑफ द era of this place or in any of the countries in the world, ये दोनों जो ब्रांड्स है ये बहुत ज्यादा ही इकोनॉमी को डोमिनेट करते हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन आता है या कोई तीसरा आता भी है तो भी वो इसकी जगह पर आई डोंट थिंक कि इतना ले सकता है, इतना जल्दी उसको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो मल्टीनेशनल का डोमिनेंस वहां पर ज्यादा है। देन देयर इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसका असर क्या पड़ा है बिजनेस पे, दिस इज अ क्वेश्चन। मोर एंड मोर कंट्रीज जो है वो ओपन करती हैं देमसेल्व्स टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
और कुछ कंट्रीज जैसे कि चाइना, दे हैव आल्सो ओपन द डोर फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ग्लोबलाइजेशन का असर क्या पड़ा है कि कई सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने अपने डोर्स ओपन कर दिए, ओके कम टू माय कंट्री एंड इन्वेस्ट इन माय कंट्री। ठीक है, तो उसके बाद जैसे चाइना ने भी दे हैव आल्सो ओपनड द डोर फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। फिर है लिबरलाइज ग्रोइंग कंपटीशन। ग्रोइंग कंपटीशन ये कहता है कि इट हैज इंटेंसिफाइड कंपटीशन बिटवीन कंपनीज। अगर आपको ग्लोबल कंपटीशन फेस करना है तो कंपनी हैव टू स्केल अप फास्ट थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, और उनको बहुत ही स्पीडी वर्क करना है, बी इट मर्जर और एक्विजिशन करना कि ये दो कंपनीज को मर्ज करना है या एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, सन फार्मा और कई सारी ऐसी अदर फर्म्स है हु हैव एक्वायर्ड फर्म्स इन फॉरेन कंट्रीज। तो उन्होंने क्या किया है, इतना उनके पास पैसा है कि उन्होंने बाहरी कंट्रीज के फर्म्स को भी खरीद लिया है, सो दैट दे कैन वर्क इजिली देयर। वहां पर वो अपना एक अपनी कंट्री, अपनी कंट्री की एक ब्रांच वहां पर ओपन करने से बेटर है कि वहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पर किसी कंपनी को खरीद लिया है और वो वहीं से ही डीलिंग करती है। ओके, तो दिस इज व्हाट ग्रोइंग कंपटीशन में उन्होंने ये सारी पॉलिसीज को अपनाया है। फिर है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। जो कंपनीज हैव नाउ द लुक द होल वर्ल्ड एज देयर मार्केट। कई सारे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग ग्लोबल मार्केट में इमर्ज हो चुके हैं। ओके, जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले लो। ग्लोबलाइजेशन, TION ऑफ मार्केट्स में अर्लियर प्रैक्टिसेस जैसे कि सेलिंग लेस एडवांस प्रोडक्ट्स इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज आर नो मोर यूज। कि पहले के जमाने में जैसे इस टाइम तो देयर इज ग्लोबलाइजेशन, पहले के जमाने में जब हम लोग जो कम एडवांस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको कम डेवलप्ड कंट्रीज में सेल कर देते थे, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्म्स जो है दे compete in terms of the price, the quality, the reliability and the delivery of identical प्रोडक्ट्स, और इसी के कारण जो है फर्म्स जो है उनको compete करना पड़ता है सो दैट कि उनका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा प्रेफर किया जाए फॉरेन मार्केट्स में। ओके, उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इफ इन ऑर्डर टू मिनिमाइज कॉस्ट, फर्म्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती हैं वेर एवर देयर इज कॉस्ट एफिशिएंसी। जहां पर भी कॉस्ट एफिशिएंसी है वहां पर फर्म्स जो है वो प्रोडक्शन करती है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में लोकेटेड होता है। फर्म्स जो गुड सोर्स होती है also source goods and services from locations around the world to take advantage of low quality and better in quality outputs inputs। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि सपोज करो कि कोई कार है, हम अगर कार यहीं पर ही प्रोड्यूस करते तो हो सकता है कि हमें यहाँ पर उसकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़े। तो व्हाट वी विल डू कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से कार के जितने पार्ट्स होते हैं, टायर मैंने कहीं और से असेंबल कर लिए, शील्ड विंडशील्ड मैंने कहीं और से असेंबल कर ली, तो ये सारी चीजें असेंबल करके हम उसको एक जगह पे बनाएं सो दैट मेरी जो कॉस्टिंग है वहां पर कम आए। एंड दैट टू विल हैपन जब हम बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कार का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड हियर कि हम लोग क्या करते हैं, फर्म्स जो है वो गुड्स और सर्विसेज को उन लोकेशन से लेकर के आती है जहां पर उनको लो कॉस्ट पड़ रहा है। ये होती है, कुछ थ्योरीज होती है इंटरनेशनल ट्रेड की, उसमें ये पढ़ा जाता है। ठीक है, और बेटर क्वालिटी इनपुट्स हमको वहीं से ही मिल जाते हैं। फिर आता है टेलीकम्युनिकेशन। इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस, जो फर्म्स है दे आर इंक्रीजिंगली मेकिंग यूज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसेज, ईमेल, वर्चुअल वर्क टीम्स। और वो क्या कर रहे हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू वो लोग अपनी इकोनॉमी का जो इंटरेक्शन है वो इजी कर रही है। अब यहाँ से उनको बाहर कहीं इंटरैक्ट कर रहे हैं तो पहले के जमाने की जैसे वो खत नहीं लिखेंगे, दे विल नॉट राइट लेटर्स। ओके, व्हेन यू हैव द यू हैव टेक्नोलॉजी विद देम तो आप उसका भरपूर यूज करेंगे। तो इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, ईमेल, वर्चुअल वर्क टीम्स, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। पढ़ना आपको इसमें सभी कुछ है, बहुत ज्यादा चीजें है भी नहीं, तो छोटा सा ही चैप्टर था। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट विशेस, थैंक यू।